हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। आज हम बंगाल बोर्ड क्लास 7 का एक और नया लेसन जिसका नाम है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, इसको एनालिसिस करने वाले हैं। अपनी आसान भाषा में कहें तो चीड़ फाड़ करके समझा देना, मतलब हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन इतनी इंफॉर्मेटिव होगी और इतनी अच्छी होगी ताकि आप एक भी क्वेश्चन जो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में उसको बिल्कुल ना छोड़ पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइटल के बारे में। जो यहाँ हेडिंग आपको दिख रही है जिसका नाम है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, इसी से हम बात स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हैंग्स का वैसे आप टेंस भी समझ सकते हैं चाहे तो। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पीआई का टेंस है जिसमें कोई भी काम की जाती है। ठीक, कोई भी काम की जाती है मतलब क्या? ये आपकी डेली एक्टिविटीज होती है जो बार बार रिपीट होती है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा काम जो आप रोज करते हो, ठीक, या फिर आप कुछ टाइम बाद करते हो, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब इस टाइटल के बारे में बढ़िया समझो। अंकल पोजर हैं जो क्या करते हैं? हैंग्स माने कि टांगना। हैंग का मतलब क्या होता है? टांगना या लटकाना। अपने भाषा में समझ लो दीवार पर लगाना। यहाँ पर क्या है? पिक्चर को। तो अंकल पोजर जब एक पिक्चर को दीवार पर लगाते हैं उसी से ये टाइटल बन के आया। और क्या क्या घटनाएं इसमें घटती है ये बहुत ही हास्यप्रद यानी कि मजाकिया है और आपको गुदगुदी करने वाला है। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं इसको। तो पहला बात तो आपको समझ में आ गया कि अंकल पोजर क्या करते हैं? दीवार पर एक पेंटिंग यानी कि एक फोटो को टांगते हैं, एक पिक्चर को टांगते हैं। लिखा गया है किसके द्वारा? जेरम कल्प का जेरम, जो जेरम के जेरम के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि जेरम लिख करके इसको बस के लिख देते हैं, फिर जेरम लिखा जाता है, जेरम के जेरम। ठीक, अब आगे बढ़िएगा और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। देखिए आपके जो बोर्ड है बंगाल बोर्ड में राइटर्स से क्वेश्चन बहुत कम आता है, खास करके 10th के नीचे। तो इसीलिए आपको समझ लेना है कि बस एक ओवरव्यू पता होना चाहिए राइटर के बारे में, इसीलिए दिया भी बहुत कम जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे वैसे लिखा गया है कि जेरम, लेट स्टार्ट, जेरम कल्प का जेरम हु वाज बोर्न इन 1859 एंड डाइड इन 1927। जिनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1859 में और उनकी मृत्यु 1927 यानी कि 1927 में हुई। वो क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि वो एक कॉमिक राइटर है। कॉमिक का मतलब आपने कभी सुना है? नोबिता जियान और अगर डोरेमोन की बात की जाए तो वो लोग एक बुक लेते हैं जिस बुक में वो पढ़ने के बाद वो बहुत हंसते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारी चित्र बनी होती है, उसी को कॉमिक बुक कहा गया है। ठीक, तो ऐसा बुक जिसमें इलस्ट्रेशन के साथ यानी पिक्चर्स के साथ कहानियां लिखी हो जो बहुत मज़ेदार हो, उसे कहते हैं कॉमिक बुक। अब वैसे राइटर हैं जो इस टाइप के बुक को लिखते हैं तो ये कॉमिक राइटर हैं। तो इनकी कहानियों में हंसी, गुदगुदी और मज़ा ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन शिक्षा भी है। एंड ह्यूमरिस्ट है। ह्यूमरिस्ट मतलब अपनी भाषा में कहें तो हम अगर किसी से तुलना करें तो हमारे बॉलीवुड में या फिर हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें हंसाने का काम करते हैं, तो वो क्या है? ह्यूमरिस्ट है। यानी कि ये इनकी कहानियों से हमें हंसी भी देखने को मिलती है। साथ में ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज कॉमिक ट्रैवलर्स लाइक थ्री मैन इन अ बोट। ट्रेवलर का मतलब क्या होता है ये भी जान लो थोड़ा सा। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्रा वृतांत। अब हिंदी कुछ ज़्यादा शुद्ध हो गई, यानी कि आप यात्रा के बारे में जब लिखते हो, मान लो आप यहाँ से अपने घर को निकले, ठीक, आपने जो जर्नी में देखा यानी अपने स्कूल से अपने घर तक जाते वक्त आपने जो रास्ते में दिखा उसको ही एक बहुत ही स्टाइल से एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? यात्रा वृतांत, यानी कि ट्रैवल करते हुए लिखी गई। तो इसी में क्या है एग्जाम्पल में कि उनको इसके लिए ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, ये उनको जाना जाता है। लाइक थ्री मैन इन अ बोट। अब ध्यान से देख लो, 3 गो आदमी हैं एक बोट में, यात्रा ही कर रहे होंगे ना बोट में। अब नाव में कोई बैठ के घर तो नहीं बसा सकता, तो ये यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि जब यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा वृतांत हो गया। उसके बाद है थ्री मैन इन अ बमिल। अब यहाँ पर एक और कहानी भी आ गई। ये दोनों क्या है? फेमस हैं। इनके क्या फेमस? ये इनके ट्रैवलर्स हैं, यानी कि ऐसी स्टोरी जो यात्रा को, किसी भी जर्नी को डिस्क्राइब करता है। द प्रेजेंट स्टोरी इज अब्राइज्ड। यह प्रस्तुत कहानी जो अभी ली गई है, जो नीचे है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर नाम की जो स्टोरी आप पढ़ रहे हो अपने बुक में, वो ली गई है, अब्राइज्ड है, शॉर्ट फॉर्म है। कहाँ से? फ्रॉम अ चैप्टर, एक चैप्टर से जो कहाँ है? थ्री मैन इन अ बोट, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, थ्री मैन इन अ बोट, जो इनका यात्रा वृतांत है, इसी में से इसके एक छोटे से पार्ट को, एक छोटे से अंश को लिया गया है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अब राइटर के बारे में समझ चुके हो तो आगे कुछ क्वेश्चन समझ लो। पहला क्वेश्चन यह है कि हैव यू एवर सीन अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल। क्या आपने कभी देखा है एक पिक्चर को, एक तस्वीर को दीवार पर लगे हुए या लटकते हुए?
यस और नो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। वेयर हैव यू सीन इट, अगर आपने देखा है तो कहाँ देखा है, किस घर में, कैसा रूम था, उसको बताइए, बता सकते हैं आप। और वो पिक्चर देखने में कैसी लगी ये भी बता सकते हैं आप। वॉट आर द थिंग्स यू नीड टू हैंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, अब मान लीजिए दीवार पर एक फ़ोटो लगानी है तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, बिल्कुल ज़रूरी है समझने के लिए इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में भी क्या करना है, एक फ़ोटो को दीवार पर लगाना है। तो आप भी अगर एक दीवार पर फ़ोटो लगाने जाओगे तो आपको दीवार में क्या करना होगा और कैसे फ़ोटो लगाओगे, यही तो सोचना है। तो चलिए सोचिए और इसी सोच के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यूनिट 1। लेट्स रीड। तो आपको यहाँ दिख ही गया होगा सामने में यूनिट 1, और काफ़ी अच्छे से साफ सुथरा दिख रहा है, तो आप पढ़िए। लेट्स रीड। यू नेवर सॉ सच अ कमोशन अप एंड डाउन अ हाउस, यानी कि आपने अपने पूरे जीवन में किसी घर में इतना ज़्यादा, कमोशन का मतलब होता है हलचल या कोलाहल, नहीं देखा होगा। ऑल इन योर लाइफ का मतलब क्या हो गया, अपने पूरे जीवन में। यहाँ कहानी को नरेटर किस रूप में शुरू करता है ये समझिए। यू नेवर सो सच अ कमोशन, आपने कभी नहीं देखा होगा इतनी चहलकदमी, इतनी हलचल, अप एंड डाउन अ हाउस, एक घर में ऊपर नीचे करते हुए अपने जीवन में। एज वेन, जैसा कि माई अंकल पोजर अंडरटुक टू डू अ जॉब, कब है होता है ऐसा हलचल या कोलाहल, जब मेरे अंकल जिनका नाम पोजर है वो अंडरटुक, इसका मतलब होता है कोई काम को करना के लिए आप ले लेते हैं अपने हाथ में कि मैं करूँगा। अंडरटुक टू डू अ जॉब, यानी कि जब मेरे अंकल पोजर किसी काम को करने का जीमा या बेड़ा उठाते हैं तो ऐसा कोलाहल होता है, ऐसा कमोशन होता है पूरे घर में, जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इस कहानी को सुनाने वाला नैरेटर कहता है। अ पिक्चर वुड हैव कम, एक तस्वीर आई हुई है, कहाँ से आई है, वुड हैव कम होम, घर आई है, फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स। अब फ्रेम मेकर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि फ्रेम जो बनाते हैं, कोई भी आप फोटो दे दीजिएगा उसमें चारों तरफ फ्रेम लगा करके, शीशे लगा करके दे देंगे और उसमें टांगने वाला भी जगह बना देंगे, उनको फ्रेम मेकर्स कहते हैं। तो उनके पास से एक फ़ोटो अभी अभी, एक पिक्चर अभी अभी क्या है, घर आया है। एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम, और जो डाइनिंग रूम में खड़ा करके रखा हुआ है। तो फ्रेम निर्माताओं के पास से घर में क्या आ गया, एक पिक्चर आ गया, जो डाइनिंग रूम, जिसे हम भोजन वाला कक्ष भी कहते हैं, जहां हम खाना खाते हैं, तो उस कक्षा में खड़ा करके रखा हुआ है। और वो फोटो क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वेटिंग टू बी पुट अप, वो इंतजार कर रहा है कि उसे कोई लगा दे। एक फोटो आया है, डाइनिंग रूम में वेट कर रहा है और लगाने का इंतजार करता है। तब हमारी आंटी, कौन, आंट पोजर, जो हमारी आंटी हैं वो क्या कहती हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, तब आंटी एक प्रश्न करती हैं। आंट पोजर वुड आस्क, क्या पूछेगी वो, वॉट वॉज टू बी डन, क्या करना होगा, विथ इट, इस पिक्चर के साथ। एंड अंकल पोजर वुड से, तब वो क्या कहा करते, जब कभी भी ऐसा होता, कोई भी पिक्चर आता घर में, तो आंट पोजर क्वेश्चन करती कि इसके साथ क्या करना है। अंकल पोजर कहते हैं रुको जरा मैं बोलता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ओह यू लीव दैट टू मी, तुम क्या करो, मुझ पर छोड़ दो। ओह यू लीव दैट टू मी, मुझ पर छोड़ दो। डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, तुम और तुम में से कोई भी एक, यानी कि कोई भी, डोंट यू एंड एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ, अपने आप को परेशान मत करो। क्या करते हैं, आप इसे मुझ पर छोड़ दो। आप में से कोई भी इस बारे में चिंता न हो, अपने बारे में चिंता, इसके बारे में चिंता न करे। आई विल डू ऑल दैट, मैं कर दूंगा सब कुछ, यानी कि सब कुछ कौन करेगा, मैं करूंगा। जिम्मा किसने उठाया, अंकल पोजर ने उठाया। आई थिंक क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे तब इसी बात पर। अब क्या कह रहा है, एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट, और तभी वो क्या करते हैं, अपने कोट को उतार देते हैं। क्या करते हैं, अपने कोट को उतार, टेक ऑफ करते हैं अपने कोट को। कौन करते हैं, फिर क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए मैं बार बार इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट, तब अंकल पोजर अपना कोट को उतार देते हैं। समझ में आ गया। वुड इसलिए लग रहा है क्योंकि पास्ट टेंस में कहानी है, कहानी बताई जा रही है, विल का पास्ट वर्जन वुड है, लेकिन वो अपने कोट को उतारेंगे। जब ये कहानी चलती है तो बताने के क्रम में नैरेटर कहता है एंड बिगिन, और प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्या करना,
तो ही उस काम को करने को, जिम्मेदारी जो लिए थे उसको करना स्टार्ट कर देंगे। ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर 6 पेन ओर्थ्स ऑफ नेल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्ड बहुत ज़रूरी है समझना। नीचे इसका मीनिंग दिया हुआ, मैं आपको और भी समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल इसका क्या मतलब है देखिए, तो पहले तो कोट उतार दिए और शुरू कर देंगे काम करना। फिर वहाँ एक लड़की है। 6 पेन ओर्थ क्या है? पैसा है, कीमत है। ओर्थ जो वर्ड है शॉर्ट दिया हुआ है, वर्थ है उसका मतलब। 6 पेन वर्थ, मान लीजिए अपने भाषा में आपको मैं समझाने के लिए बोलता हूँ कि 6 रुपया वाला कांटी, मैंने 6 रुपये दाम वाला कांटी लाना है। इतना तो समझ में आता ही होगा आप सभी को। तो क्या कहते हैं माफ़ कीजिएगा, वो एक लड़की को क्या बोलते हैं कि जाओ 6 पैसे वाली कील लेकर के आओ। क्या लिखा हुआ है? 6 पेन ओर्थ ऑफ नेल्स एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर। मैंने उसको पहले बोलते हैं कि आउट, गर्ल को आउट जाने के लिए बोलते हैं। ही वुड सेंड द गर्ल आउट का मतलब बाहर भेजते। कांटी लाने के लिए कीमत बताया गया 6 पैसे का। एंड देन वन ऑफ द बॉयज़, और फिर लड़कों में से एक को भेजते। आफ्टर हर, उसके पीछे। क्यों? बताने के लिए कि कौन साइज का लाना है। यानी सिंपल भाषा में कह दें तो 6 रुपये का कांटी लाने के लिए बोल दिए, लेकिन ये नहीं बताएं कि कौन साइज का कांटी लाना है। तो फिर एक लड़के को पीछे से भेजते हैं, बोलते हैं कि जाओ अ बॉयज, वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट। मैंने किस साइज का लाना है ये बताने के लिए एक लड़के को भेज दिए। कह सकते हैं कि अंकल पोजर ने अभी एक बात कही थी कि तुम सब में से कोई भी चिंता मत करो, मैं ये सारा काम खुद अकेले करूँगा और तुम में से कोई इसके बारे में परेशान नहीं होगा। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि काम का जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया और तभी एक लड़की को भेज दिया काम के लिए। यानी कि बोला था कि किसी को परेशान नहीं करेंगे, पहले एक गर्ल गई। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कितने बच्चे उसमें इंगेज थे। तो है पहला तो गर्ल, एक लड़की गई थी। दूसरे बाद एक बॉय, लड़कों में से एक बहुत सारे लड़के वहाँ पर, उसमें से एक बॉय को भी भेज दिए। तो टोटल कितने पर्सन हो गए? टोटल पर्सन 2 हो गए, एक बॉय और एक गर्ल। ठीक, तो टोटल 2 पर्सन को अभी तक वो काम में इंगेज कर चुके हैं। अपने साथ ध्यान में रखिएगा क्योंकि कितने लोग इंगेज हो रहे हैं आप देख सकते हैं। नाउ यू गो एंड गेट माई हैमर। विल नाम का एक लड़का है। यहाँ इसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब वाला या मॉडल वर्ब वाला विल नहीं समझेगा, एक्सुलरी वर्ब नहीं मानिएगा। क्या बोल रहा है कि इसके बाद अंकल पोजर क्या कहते हैं? नाउ यू गो, अब तुम जाओ, एंड गेट माई हैमर, और मेरा हथौड़ा लेकर आओ। विल ही वुड शाउट, वो चिल्ला करके कहते। एंड यू ब्रिंग मी द रूल टोम, रूल का मतलब स्केल, और तुम स्केल लेकर आओ। पहले 2 लोगों को भेज चुके थे जो हमें इधर से क्लियर था यहाँ तक। अब इसके बाद जिसको हमने पढ़ रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं कि व्हील नाम का लड़का, किसको? व्हील नाम के लड़के को भेजते हैं क्या करने के लिए? हैमर लाने के लिए। एच में लिखता हूँ, यहाँ पर मीनिंग है तो दिक्कत नहीं होगा। व्हील नाम के लड़के को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि वो हैमर लेकर आए। लेकिन हैमर लाने के एक लड़के को जिसको भेजे हैं उसको ये नहीं बोलते हैं कि तुम मेरा स्केल जो नापने वाला इंची टेप होता है वो भी समझ सकते हो कि वो लेकर आओ। तो उसको लिए दूसरा लड़का को हायर करते हैं, उसका नाम क्या है? टॉम। तो उसके बाद टॉम को बोलते हैं TOM कि टॉम तुम क्या करो, तुम जाकर रूल लेकर आओ। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। इसके आगे बढ़िए। देखिए कहानी इंटरेस्टिंग तो है ही, पढ़ने से में और इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर आप इसे बढ़िया से समझ लेते हैं तो। आई शैल वॉन्ट द स्टेप लैडर। अब कहते हैं 4 लोगों को इंगेज करने के बाद कि मुझे ज़रूरत होगी या मैं चाहता हूँ स्टेप लैडर। स्टेप लैडर क्या होता है? एक लैडर। एक लैडर का मतलब हो गया एक सीढ़ी। ठीक, सीढ़ी समझते हैं आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर मैं कुछ चित्र ड्रॉ करता हूँ, समझ जाएंगे। अब इस पर क्या है कि इस पर चढ़ने के लिए एक लैडर लाया गया, हालांकि ऐसे भी होता है ठीक, और इस पर चढ़ के वो क्या करेंगे? काम करेंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं स्टेप लैडर लेकर के आओ। तो आई शैल वॉन्ट द स्टेप लैडर एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर। 2 बातें, पहले तो स्टेप लैडर चाहिए उनको, फिर किचन चेयर। किचन चेयर पर चढ़ करके स्टेप लैडर पर चढ़ेंगे, इसके लिए इन्होंने बोला है। ये बात क्लियर हो गया सभी को? अपने भाषा में, सिंपल भाषा में मैं बोलूँ कि अभी तक ये इंगेज 4 लोगों को कर चुके हैं और उसके बाद भी इन्हें किसी और की आवश्यकता है ताकि वो स्टेप लैडर और किचन चेयर लेकर के आकर के इन्हें दे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर कोई दिक्कत हो जरूर पूछ लीजिएगा। 2 उसी का लिए पहला वाला जो था कि चेयर 2 उसी में लगा हुआ है। अब यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, एंड डोंट यू गो मारिया। अब मारिया नाम की एक लड़की है, उसको क्या कहता है? डोंट यू गो, यानी कि तुम मत जाओ।
यहाँ से मत जाओ, बिकॉज क्योंकि आई शेल वॉन्ट समबडी, क्योंकि मुझे कोई चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कोई चाहिए, टू होल्ड मी द लाइट, कि कोई मुझे हल्के से पकड़ करके रखे। होल्ड मी द लाइट का मतलब हो गया सिंपल भाषा में कि कोई मुझे पकड़ के रखे कि मैं गिर ना जाऊँ, इसीलिए जब उस पर चढ़ जाऊंगा तो अब आपको मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ज़रा यहाँ आपको दिख रहा होगा सब कुछ। यहाँ बच्चा एक फ्रेम लेकर खड़ा है, यहाँ पर ये लैडर है, ये अंकल पोजर का तस्वीर है, और यहाँ पर वो पहले कील लगा रहे हैं। हालांकि ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बात कहाँ तक पहुँची। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो अंकल पोजर हैं वो अब एक और 4 लोगों को हायर करने के बाद 5वां एक है लड़की जिसका नाम है मारिया, उसको भी इंगेज करते हैं इस काम में, और क्या कहते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, एंड डोंट यू गो बिकॉज आई शेल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट, कि कोई मुझे हल्के से पकड़ के रखे ताकि मैं गिर ना जाऊँ, इसके लिए मुझे कोई चाहिए। When the girl comes back, अब जो लड़की कांटी लेने गई थी, नेल, जब वो वापस आती है, शी मस्ट गो आउट अगेन, उसको फिर से बाहर जाना पड़ता है। बाजार बोल लो अपनी भाषा में, या किसी दुकान पर बोल लो, उसे फिर से जाना पड़ता है घर से बाहर। क्यों जाना पड़ता है? फॉर अ बीट ऑफ पिक्चर कोड। पिक्चर कोड का मतलब होता है तस्वीर को टांगने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं या जो तार का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसे कॉर्ड कहा गया, ठीक, या धागे को कहते हैं कॉर्ड। अब उसे फिर से बाहर जाना पड़ा, किस लिए? ताकि वो कॉर्ड लेकर के आए। तो बेचारी अभी गई थी, उसके पीछे एक लड़के को भेजा गया था ताकि उसका साइज बताए, और अब फिर से जब आ गई तो बोला कि अरे तुम तो तार लाई ही नहीं, आपने बोला ही नहीं तो मैं लाऊंगी कहाँ से। तो अब उसे फिर से भेज देते हैं वो तार लाने के लिए। टॉम, वेयर इज टॉम? अगला क्वेश्चन है टॉम से कि टॉम कहाँ है? टॉम यू कम हेयर, टॉम तुम यहाँ आओ, टॉम तुम यहाँ आओ। आई शेल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, मुझे ये पिक्चर मेरे हाथ में पकड़ा दो। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी आवाज़ क्वालिटी के साथ मैं आपको सब कुछ समझा सकूँ। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, और इसके बाद वो क्या करते, पिक्चर को हाथों से उठाते, ऊपर उठाते, एंड ड्रॉप इट, और फिर क्या करते, गिरा देते। क्या करते वो? इसे गिरा देते। अब बताया जाए कि पिक्चर को उठाने के बाद गिरा भी चुके हैं। मान लीजिए अगर पिक्चर गिरेगा तो उसमें कांच लगाओ तो उसका क्या होगा, टूट के निकल जाएगा। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, जब पिक्चर टूट के नीचे गिरी तो टूट गया और पिक्चर फ्रेम से टूटकर बाहर निकल पड़ी है। तो एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, उसके बाद पिक्चर उठाते एंड ड्रॉप इट, और गिरा देते, एंड इट वुड कम आउट, यह बाहर आ जाता ऑफ द फ्रेम। कौन? वही पिक्चर इससे बाहर निकल जाता। चलिए, ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, लेकिन वो क्या कोशिश करते हैं उस समय कि वो ग्लास को बचा लेंगे, एंड कट हिमसेल्फ, लेकिन जब वो ग्लास को बचाने की कोशिश करते हैं खुद को काट लेते हैं। खुद का क्या काट लिए? खुद का उंगली काट लेते हैं, कुछ भी जो भी इससे पकड़े हुए हों। तो मान लीजिए खुद को काट लिए, कहीं नुकसान पहुंचा लिए, हार्म पहुंचा लिए। देन ही वुड विस्पर राउंड द रूम, अब उसके बाद क्या होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, और इसके बाद वो पूरे घर में चक्कर लगाते हैं। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग जैसा नहीं कि वो स्प्रिंग जैसा बन गए हैं और उछल रहे हैं, मतलब सिंपल भाषा में वो दौड़ रहे हैं इधर उधर। तो बोल रहा है कि देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, उस रूम के चक्कर लगाते, किसके लिए? लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, अपना रुमाल खोज रहे हैं वो। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचीफ, उनको उनका रुमाल नहीं मिलता। बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ, क्योंकि काम स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक कोट को उतारा था, निकाला था। पूरे रूम में खोजने के बाद उनको हैंकरचीफ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो उसी जैकेट के या उसी कोट के पॉकेट में था जिसको उन्होंने उतारा था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, कि उन्होंने कोट को रखा कहाँ अपने, उन्हें खुद ही याद नहीं है। तो अब कोर्ट कहाँ गई ये पता ही नहीं चल रहा, कोर्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, ऑल द हाउस, यानी कि घर के सभी बच्चों को यहाँ पर ऑल द हाउस कहा गया है, ठीक। ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ, क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लुकिंग फॉर हिज टूल्स, जो उनके टूल्स को लेकर आ रहे हैं, पकड़ रहे हैं हाथ में, कोई हैमर लिया है, कोई लैडर को पकड़ा है, कोई उनको ही संभाल रहा है, कोई कॉर्ड को ला रहा है, वो सब छोड़ देना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, अब उनके कोट को खोजना स्टार्ट करते हैं। तो वे बच्चे जो पिक्चर को टांगने के काम में उनका हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके कोट को खोज रहे हैं ताकि उसमें से हैंकरचीफ खोज के निकाला जाए। यहां तक क्लियर होगा आई थिंक। अब देखिए यहां पर क्या है, अगला कहता है कि while he would dance and
डांस राउंड, जबकि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, पूरे घर में डांस कर रहे हैं, एंड हिंड देम, और उनको तंग कर रहे हैं, कंप्लीट काम में बाधा पहुंचाना। डजेंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज। अब खुद प्रश्न करते हैं कि क्या इस घर में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता है कि मेरा कोट कहाँ है, वेयर माई कोट इज। I never came across such a set in all my life. Upon my life, I didn't. 6 of you, माने कि तुम 6 लोग हो। चलिए बताता हूँ, ऊपर का जो छूट गया उसको भी समझेंगे हम लोग। I never came across, came across का मतलब होता है मिलना, मेट, मैं कभी नहीं मिला। Such a set, सेट का मतलब ये पूरा तरह से जो 6 बच्चे हैं इन्हीं को कहा गया है। इन ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन में, अपॉन माई लाइफ, मैं जो जीवन काट रहा हूँ इसमें, आई डिडंट, कभी नहीं। 6 ऑफ यू, तुम लोग 6 हो, एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो। कहते हैं कि अपने जीवन में मैंने तुम्हारे जैसे मूर्खों से, किसी से मेरा कभी पाला नहीं पड़ा। तुम लोग 6 हो, कितने हो, 6, एंड यू कांट फाइंड, और तुम खोज नहीं पा रहे हो एक कोट को, एक कोट यानी उनका जो कोट था, वस्त्र था उसको, जिसको आई कहते हैं कि आई पुट डाउन, मैंने रख दिया था, नॉट 5 मिनट्स अगो, यानी कि अभी 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे इसको रखे हुए, और तुम सब इसको खोज नहीं पा रहे हो। वेल ऑफ ऑल द, बस यहीं बोल करके थोड़ा सा रुक जाते हैं। वेल ऑफ ऑल द, अब जो भी है, ऑल द मूर्ख बोल सकते हैं, फूल्स या फिर एटसेट्रा, लेकिन उनका मर्जी है, अभी बोला नहीं गया है तो हम लोग नहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। कहा जा रहा है देन ही वुड गेट अप, और उसके बाद वो खड़े जाते हैं। अब समझ ही गए होंगे क्यों ये बात तो बोले हैं, कि पूरा बोलना चाहते थे कुछ उन लोगों को, लेकिन तभी वो उठ जाते हैं, एंड फाइंड दैट, और ये पाते हैं कि ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, कि वो खुद ही उस कोट पर, इट बने कोट पर बैठे हुए थे, एंड वुड कॉल आउट, और चिल्लाते, ओह यू कैन गिव इट अप, तुम लोग छोड़ दो। गिव इट अप का मतलब होता है त्याग दो, छोड़ दो। आई फाउंड इट माई सेल्फ, मैंने खुद ही खोज लिया। अब जाहिर सा बात है कि आप ही अपने वस्त्र पर बैठे हो, अपने कोट पर बैठे हो, तो कोई और बच्चा कैसे खोज सकता है, तो वो उसी पर बैठे थे। ये हो गया है। When half an hour had passed, या फिर had been spent, ठीक, जब आधे घंटे बीत जाते हैं, अंकल पोजर ने कहा था कि मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारा काम खुद कर लूंगा, लेकिन आधे घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक फोटो दीवार में नहीं लगा। तो व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन पास, जब आधा घंटा बीत जाता है, या फिर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग अप, टाइंग का मतलब ऑफ हिज फिंगर, उनके फिंगर को बांधने में, कट गया था ना कुछ देर पहले मैंने बताया था, एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, और एक ग्लास नहीं लगा दिया था, सॉरी अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, तभी एक नया ग्लास पाया जाता, ही वुड हैव अनदर गो, और तब उन्हें इस तरह के और एक समस्या से झेलना पड़ता। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, 2 people वुड हैव टू होल्ड द चेयर। अब यहाँ इस बार नया ग्लास भी आ गया दूसरा, अब फिर से ट्राई करते हैं, अनदर गो का मतलब क्या करते हैं कि फिर से उसको लगाने के प्रयत्न करते हैं। तो 2 people, इस बार 2 लोग वुड हैव टू होल्ड द चेयर, 2 लोग चेयर को पकड़ते हैं, एंड द थर्ड वुड हेल्प हिम, और तीसरा उन्हें मदद करता है टू हेल्प हिम अप ऑन इट, कि वो उस पर चढ़ पाए। तो चेयर को पकड़ने के लिए 2 लोग चाहिए, और चेयर पर चढ़ाने के लिए उन्हें एक आदमी चाहिए होता है, एंड होल्ड हिम देयर, और उनको पकड़ के रखने के लिए। अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथा पर्सन उनको एक नेल यानी कि कांटी उठा कर देता है, कील देता है, एंड अ फिफ्थ वुड पास हिम द हैमर, और 5वां बच्चा या 5वां पर्सन उन्हें हैमर, हथौड़ा उठा कर देता है, एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड देन ड्रॉप इट, और अब वो कांटी को अपने हाथ में पकड़ते हैं, कील को अपने हाथ में लेते हैं और इसे गिरा देते हैं। ये कहानी का ये पार्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा है इसको समझिए। देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स कौन। अब जाहिर सी बात है कभी कभी हम कील को दीवार में लगाते वक्त अपने ही हाथों पर मार लेते हैं और कांटी गिर जाती है, यानी कि नेल गिर जाता है, कील गिर जाता है, तो क्या बोलते हैं, ओह क्या हो गया, ही वुड से, वो कहते हैं इन इंजर्ड टोन, इंजर्ड माने चोट, घवाहिल आवाज में, चोट लगने के बाद जो आवाज़ निकलता है। नाउ द नेल्स गोन, अरे जा, अब तो नेल यानी कि कांटी यानी कि नेल यानी कि कील गिर गई, एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन, और अब बच्चे कहते हैं कि अब हम सभी को, नरेटर भी कहते हैं कि हम सभी को, बच्चों में शामिल है, कहते हैं कि हम सभी को ऑन आवर नीज, हमें अपने घुटनों पर बैठना पड़ता, एंड ग्रोवल फॉर इट, मतलब कि आपको सर्च करना पड़ता, कहते हैं ना रेंग करके, नीचे जमीन में उन्हें खोजना पड़ता। इसके बाद क्या है, थोड़ा सा बचा हुआ है कहानी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड पार्ट हम लोग सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, अंततः यह नेल यानी कि कील मिल जाता,
जो गिर गया था। बट बाई द टाइम, लेकिन बाई दैट टाइम, उस वक्त तक ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, तब तक ले हैमर भूल जाते हैं कि कहाँ रख दिए। वेयर इज़ द हैमर, हैमर कहाँ है। वट डिड आई डू विद द हैमर, अब मैं हैमर के साथ क्या करूँ। वट डिड आई डू, मैंने क्या कर दिया। ग्रेट हेवेंस, हे भगवान, 7 ऑफ यू, तुम में से 7, 7 ऑफ यू, इस पर क्या बोले हैं, 7 ऑफ यू गैपिंग राउंड देयर, तुम लोग वहां पर कर क्या रहे हो, मुंह खोल करके, माउथ ओपन, क्या देख रहे हो, गैपिंग राउंड देयर। एक मैं कह सकते हैं कि उनको ये सब बच्चे निहार रहे हैं। सो गैपिंग राउंड का मतलब हो गया कि तुम सब क्या देख रहे हो। एंड यू डोंट नो वॉट आई डिड विद द हैमर, और तुमको पता नहीं है, तुम लोग साथ हो कि मैंने हैमर को के साथ क्या किया, यानी हैमर को कहाँ रख दिया। तो आई थिंक आपको यूनिट 1 तो समझ में आ गया होगा। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग थी आप देख चुके हैं। एक बार मैं ऊपर से नीचे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, जहाँ हमने राइटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन जाने, और उसके बाद इस कहानी में समझा कि एक पिक्चर कैसे आता है, और अंकल पोजर इस काम को लेते हैं कि वो पिक्चर को लगाएंगे, कहते हैं किसी को परेशान नहीं करेंगे बट पूरे घर को परेशान कर देते हैं। तो ये कहानी का फर्स्ट पार्ट है। अभी भी ये जो पिक्चर है दीवार पर लगी नहीं है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जरूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा, और आप सब समझ भी पाओगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कमोशन का मतलब ट्रबल, परेशानी, जो पहले बता दिया था। 6 पेन औरत का मतलब हैविंग द वैल्यू ऑफ 6 पेनी, 6 पेनी का कीमत समझ लीजिए, पैसे का समझ सकते हैं। कोड का मतलब स्ट्रिंग या तार, जिसको मैंने बता। इंजर्ड का मतलब अपसेट कर लेना, कह सकते हैं कि चोट लग जाना, थोड़ा सा दुखी हो जाना। ग्रोवल माने क्रॉल, पैरों पर रेंगना, जैसे बैठ करके नीचे ज़मीन में कूद खोजना। गैपिंग माने लुकिंग विद द माउथ ओपन, मुंह खोल करके देखना। ये खत्म हो गए। मिलेंगे सेकंड पार्ट में बिना किसी बकवास के। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। अगर आप